नमस्कार दोस्तों। आज 23 सितंबर है और आज हम फिर से हाजिर हैं द हिंदू लेके। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो 109 हेल्ड इन नेशन वाइड क्रैकडाउन अगेंस्ट पीएफआई, है ना। पीएफआई जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे भारतवर्ष में और इनके संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया या सीज करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इनके कई जगहों पे, कई ठिकानों पे छापे मारे गए हैं। वो कई राज्यों में है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है या अचानक से ऐसा क्या हुआ? दरअसल क्या है कि दोस्तों, इस तरीके के संगठन कार्य तो करते रहते हैं पर एजेंसियों की नज़र इन पे लगातार बनी हुई होती है। जब इस तरीके के संगठनों पर बहुत ज़्यादा संदेह उत्पन्न हो जाता है या कुछ ऐसे ठोस सबूत मिल जाते हैं जिनके आधार पर कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है, तब इस तरीके की छापेमारी की घटनाएं होती हैं। आतंकवाद पे या आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके का समझौता हम किसी भी संस्था से नहीं कर सकते। कोई भी संस्था हो, इस मुद्दे पे हमें इनसे समझौता नहीं करना चाहिए। इस तरीके की संस्थाएं वैमनस्यता फैलाने में आगे रहती हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये खास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है तो खास संप्रदाय वाले ही, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का भ्रम पैदा करना या अफवाहें फैलाना, यह कृत्य जैसे होता है ना कि यह कृत्य प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखता पर अप्रत्यक्ष तौर पे इन्हीं का हाथ बताया जाता है। बहुत सारे चीज़ों में इनके खिलाफ आरोप लगते रहे हैं पीएफआई के उस पे। जैसे एक कोई प्रोफेसर थे, उनके हाथ काटने में भी आरोप लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इन पर आरोप लगते रहे, तो इनके लिए ये आरोप लगा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताता हूँ। इस तरीके के संगठन जब आएंगे तो ये इंटरनल सिक्योरिटी में खतरा पैदा करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी तरफ से ये एक नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। नॉन स्टेट एक्टर हैं, गैर राज्य अभिकर्ता या नॉन स्टेट एक्टर ही लिखिएगा, हिंदी में कुछ और लिखना नहीं है। आंतरिक सुरक्षा इसको लिख सकते हैं पर यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर ही आप लिखिएगा। नॉन स्टेट एक्टर होते ये हैं जिन्हें सरकार द्वारा समर्थन नहीं दिया जाता या सरकार द्वारा कुछ उपलब्ध नहीं होता है, ये अपने बलबूते कार्य करते हैं। ऐसे नॉन स्टेट एक्टर एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़, इस तरीके की संस्थाओं को कहा जाता है। इन संस्थाओं से सकारात्मकता की उम्मीद सरकार करती है, सरकार सहयोग की उम्मीद करती है। पर कुछ नॉन स्टेट एक्टर हैं जो भारत के खिलाफ कार्य करते हैं या भारत के आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। इस तरीके के, मैं इस संस्थान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी संस्थान के बारे में बात कर रहा हूँ जो चुनौतियां उत्पन्न करते हैं भारत के जो नियमित दिनचर्या है या जो सुचारू रूप से हमारा कार्य चल रहा है उसके लिए वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं या उनमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से इसलिए पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक और न्यूज है, माओइस्ट मूवमेंट इज नाउ ऑन द एब अलोंग द आंध्र ओडिशा बाउंड्री। आंध्र ओडिशा बाउंड्री में माओइस्ट मूवमेंट या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे कहते हैं, वामपंथी उग्रवाद कहते हैं, उसके बढ़ने के आसार हैं क्योंकि वहाँ पे संगठन मजबूत किया जा रहा है या उनमें युवाओं की भर्ती की जा रही है। तो यह भी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों को लगाते हैं और वहाँ पे उन क्षेत्रों में विकास के कार्य, वित्तीय समावेशन, शिक्षा का प्रसार, है ना, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, इन चीज़ों का प्रसार करते हैं ताकि इसके प्रभाव में ना आ सकें। ठीक है, ये दो चीज़ें।
अब अगली जो न्यूज है वो है सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शिप। जो जनगणना है वो भेड़ों की गणना नहीं है। सीमा चिश्ती हैं, बहुत बड़ी लेखिका हैं, और इन्होंने कहा है कि जो अभी जब हमारी जनगणना है वो लगातार चलते आ रही है और अभी बंद कर दी गई है, आखिर इसमें क्यों, क्या कारण है, इसके बारे में सुबह 8 बजे कल आपको एक आर्टिकल मिलेगा हमारे ही IAS प्रबंधन के पेज में। यदि आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सुबह 8 बजे आपको एक सर का विश्लेषण मिलेगा। विनीत सर हैं और इन्होंने अब जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन पे अपना परचम लहराया है। अभी वो पदस्थापित हैं, बता नहीं सकता हूँ कहाँ पे, लेकिन अभी वो पदस्थापित हैं और वो कार्य कर रहे हैं, तो उनका विश्लेषण आपको सुबह मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे सुबह देख लीजिएगा। इसके बाद है NCC एंड UNEP ऑन टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। NCC यहाँ पे दो शब्द हैं, NCC एंड UNEP। पेज नंबर 14 पे बहुत छोटा सा है, NCC एंड UNEP साइन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन लोगों ने। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने साइन किया है MOU पे। किस तरीके से, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड अचीव द यूनिवर्सल गोल ऑफ क्लीन वाटर बॉडीज थ्रू पुनीत सागर अभियान एंड टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज टू प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम हैं, इनके द्वारा प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया है। अब नेशनल कैडेट कोर्प्स जो है वो बहुत जो NCC है वो हम देखते हैं कि स्कूली स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाता है, और यदि इसके पूर्व NCC कैडरों को वर्तमान कैडरों को मिला के यह कार्य किया जाए तो बहुत आसानी से इसका समाधान निकाला जा सकता है, या बहुत तेज़ी से हम इसके और आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यह प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि UNEP ने किस संगठन के साथ प्लास्टिक प्रोग्राम पॉल्यूशन कम करने के लिए ये मतलब MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे NSO दे देगा या कुछ भी, मतलब NSS दे देगा, NCC दे देगा और कुछ भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है NCC। और मुख्य परीक्षा के लिए जब प्रदूषण की बात करते हैं तो NCC और UNEP के बीच में जो समझौता हुआ है, MOU हुआ है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इससे आगे मैं बताता हूँ कि आप थोड़ा सा NCC के बारे में जान लें और थोड़ा UNEP के बारे में जान लें। ये दोनों दो लाइन या तीन लाइन में अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिख लें। इसके बाद जो अगला है रूपी स्लाइड टू न्यू लॉ ऑफ 1879। जो भारतीय रुपया है वो एकदम नए निचले स्तर पे पहुंच चुका है, 80.79 पैसे, है ना, ऑन फेड रेट इंक्रीज। फेड रेट फेडरल रिजर्व कहा जाता है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। वो जब इंक्रीज करता है अपने ब्याज दरों को तो दुनिया भर के बाजार में मंदी आने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ब्याज दर बढ़ गया है मतलब लोन कम मिलेंगे तो जो विकासात्मक प्रक्रिया है या जो कार्य हैं जिनके लिए लोन लिया जा रहा है वो रुकेंगे या कम होंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे बाजार में पैसा कम आएगा तो मंदी होने का खतरा बढ़ जाता है। और कई अर्थशास्त्रियों ने, मैंने भी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को चेताया था कि विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में जा रहा है। भारत इससे कम प्रभावित रहेगा। भारत कम प्रभावित रहने का बहुत सारे कारण हैं इसके। एक बड़ा बाजार है, उभरता हुआ बाजार है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास घरेलू स्तर पे कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे उपभोक्ता
संस्कृति नहीं है उस तरीके की, बचत की संस्कृति अभी भी है। तो अभी भी लोग थोड़ा ना थोड़ा बचत करते हैं। तो इसके कारण से भारत में आर्थिक मंदी आना थोड़ा कठिन है ना। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती, प्रभाव तो होगा ही होगा, तो थोड़ा कठिन है। और रुपये का नीचे गिरना ये भी है कि हम अभी आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके कारण से रुपया थोड़ा नीचे गिरता है या कमज़ोर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।